गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने जीन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम बात कर रहे थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें 6 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे ओपेरॉन मॉडल तक। ओपेरॉन मॉडल में मैंने आपको बताया था कि ओपेरॉन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल यूनिट है या ग्रुप ऑफ जीन्स है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन और कंट्रोलर या ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन है इट मीन्स प्रमोटर साइट पर ही प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ हम दोनों केसेस में बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स के केस में प्रमोटर जीन और प्रमोटर साइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है और उसी के साथ में यूकैरियोट्स के केस में प्रमोटर जीन और प्रमोटर साइट्स की पोजीशन। देखिए प्रमोटर जीन और प्रमोटर साइट्स क्या होती है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का आरंभन बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स जब हमारी डीएनए की टेम्पलेट पर, ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, डीएनए टेम्पलेट है और इस डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं। इट मीन्स ये प्रोसेस अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यही इसका प्रमोटर साइट होगा। इसी प्रमोटर साइट पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रमोटर जीन कहते हैं। तो एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रमोटर साइट्स। इट्स प्रेजेंट ऑन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ऑफ डीएनए टेम्पलेट। ये डिपेंड करता है कि हम डीएनए टेम्पलेट का किस डायरेक्शन पर बात कर रहे हैं। या तो ये है पीछे की तरफ हो सकता है, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम तक है हमारा स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट, तो या तो ये 3 प्राइम एंड पर हो सकता है या ये 5 प्राइम एंड पर हो सकता है। तो या तो ये डाउन स्ट्रीम होता है और अप स्ट्रीम होता है। इनिशिएशन पॉइंट ज़्यादातर केस में ये अप स्ट्रीम ही मिलेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम पर आपका टर्मिनेशन साइट प्रेजेंट होता है। इसके साथ है इट्स अ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट ऑन प्रमोटर साइट्स। इनिशिएशन पॉइंट जो होता है या हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही हमारी प्रमोटर साइट्स होती हैं और उसी प्रमोटर साइट्स पर कौन आकर के अटैच्ड होता है, आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए, एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही एंजाइम का बाइंडिंग साइट जो है वो भी इस इनिशिएशन साइट पर या इस प्रमोटर साइट पर प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही ये 41 से 55 बेस पेयर्स लंबा साइट होता है। कौन सा साइट, यही इनिशिएशन साइट। कितने बेस पेयर्स, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, उसमें प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये 41 से 55 तक बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेस पेयर्स वही हमारा न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर, तो ये हमारा डीएनए का एक टेम्पलेट है। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। इस टेम्पलेट का अप स्ट्रीम मतलब यहाँ पर पहले वाला, डाउन स्ट्रीम यानी इसके बाद वाला। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसकी पोजीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड से, और यहाँ पर 41 से 55 बेस पेयर्स लंबा हमारा इनिशिएशन साइट या प्रमोटर साइट है। अब यहाँ पर कुछ प्रोकैरियोट्स के केस में स्पेशल कंडीशन पाई जाती है कि यहाँ जो इनिशिएशन पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टेम्पलेट है, ये हमारा इनिशिएशन पॉइंट है। इस इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर्स बिफोर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल सीक्वेंस कितना है, 10 बेस पेयर्स। ठीक है, इस 10 बेस पेयर्स पहले एक साइट प्रेजेंट होती है, एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स कहता है, और यही प्रिब्नो बॉक्स जो है इसमें 6 बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3
4, 5, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएशन साइट से पहले 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो 10 बेस पेयर्स की होती है, 10 पेयर्स की होती है। ये जो 6 बेस पेयर्स होते हैं ये फिक्स होते हैं। ये 6 बेस पेयर्स TAT AAT होते हैं। यानी हम ये बात करें कि यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट होती है। इस साइट को हम क्या बोलते हैं, PB, या हिंदी वैसे बोला जाएगा प्रिब्नो बॉक्स। फुल फॉर्म इसकी प्रिब्नो बॉक्स है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 10 बेस सीक्वेंस पर। इसीलिए इस इनिशिएशन साइट से पहले 10 बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है तो इसे 10 बेस सीक्वेंस भी कहा जाता है। इसके साथ अगर हम 10 से आगे चलें तो 11, 12, 13, 14 देन यहाँ तक 35। ये है 35 सीक्वेंस, 35 बेस पेयर सीक्वेंस। ये 35 बेस पेयर्स जो सीक्वेंस है यहाँ पर इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट होती है। रिकॉग्नाइजेशन साइट्स का मतलब है इसका पहचान बिंदु है और इसी सीक्वेंस पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है कि कौन सा आकर के अटैच्ड होगा। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में होता है कि अपस्ट्रीम पोजीशन पर एक प्रमोटर साइट्स या इनिशिएशन साइट्स प्रेजेंट होती है। इस इनिशिएशन साइट से 10 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम की तरफ 6 बेस पेयर्स का एक बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। साथ ही इनिशिएशन साइट से 35 सीक्वेंस पर एक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स प्रेजेंट होती है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर पहली एंड्रोमिक जो डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा टर्मिनेशन साइट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर टर्मिनेशन जीन होंगे, यहाँ पर इनिशिएशन जीन होंगे। जो हमारे टर्मिनेशन साइट्स होती हैं वो GC रिच होती हैं। GC रिच का मतलब बोला है पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस। पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि आगे के और पीछे का सीक्वेंसिंग सेम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा GGCATCGG है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो CGA और ये भी CGG और CGG है। इसीलिए ये हमारा कौन सा सीक्वेंस होगा, पहली एंड्रोम। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक वर्ड है मलयालम। जो मलयालम आपने वर्ड सुना हुआ है वो मलयालम आगे और पीछे से आप रीड करेंगे तो उसका उल्टा करके भी पढ़ेंगे तो वही वर्ड आपके सामने आएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ बेस पेयर्स के सीक्वेंस है कि जिनके आगे और पीछे के सीक्वेंस सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस या GC रिच जोन। जब भी पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस आता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है तभी DNA बाइंडिंग हो पाती है ना, आपस में जुड़ पाता है। उसी तरीके से जो DNA टेम्पलेट पर RNA का सिंथेसिस हो रहा है, mRNA का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तो DNA टेम्पलेट पर RNA बनता चला जाएगा। लेकिन अगर पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस आ गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो उसके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी टर्मिनेशन एंड जो होते हैं उस पर वो GC रिच एरिया होता है जहाँ पर पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये तो था प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिब्नो बॉक्स प्रेजेंट होता है, 6 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है जिसका सीक्वेंस TAT AAT होता है। यूकैरियोट्स के केस के अंदर यही हमारा DNA का टेम्पलेट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड्स पर ये प्रेजेंट है। यहाँ पर जो इनिशिएशन साइट्स होता है उस इनिशिएशन साइट से हमारा 25 बेस पेयर से 100 बेस पेयर्स के कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं। 3 सेंटर यहाँ पर पाए जाते हैं, 3 केंद्र होते हैं। RNA पॉलीमरेज की बाइंड होने के लिए यहाँ पर इनिशिएशन पॉइंट से और मतलब इनिशिएशन पॉइंट पर 25 बेस पेयर सीक्वेंस से 100 बेस पेयर्स के बीच में 3 एरिया प्रेजेंट होते हैं, 3 सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इन 3 सेंटर्स में जो सबसे कम इफेक्टिव एरिया होता है उसका डिस्टेंस जो है वो इनिशिएशन पॉइंट से 20 बेस पेयर्स पर पाया जाता है।
और ये जो 20 बेस पेयर्स हैं ये हमारा कहलाता है हॉगनॉस बॉक्स एरिया या जिसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स। ये कितने बेस पेयर्स लंबा होता है? 7 बेस पेयर्स लंबा होता है। जैसे अगर हम ये बोले कि ये हमारा डीएनए का टेम्पलेट है, ये इनिशिएशन पॉइंट है और इनिशिएशन पॉइंट जो है वो हमारा 25th बेस पेयर्स से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है? 100 बेस पेयर्स तक है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में 25 से 100 के बीच में 1, 2 और 3 सेंटर्स प्रेजेंट हैं और इन 3 सेंटर्स पर यहाँ फर्स्ट जो 25 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम 25 से 20 ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पर जो 45 बेस पेयर सीक्वेंस पर एक रीज़न प्रेजेंट होता है जो सबसे कम इफेक्टिव होता है। इसी रीज़न को हम क्या बोलते हैं? हॉगनेस बॉक्स और टाटा बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर जितने सीक्वेंस पाए जाते हैं वो होता है 7 बेस पेयर। जिस तरीके से यहाँ 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर हैं 7 बेस पेयर्स। यहाँ ये 6 बेस पेयर्स जो थे वो 10 बेस पेयर सीक्वेंस पर प्रेजेंट थे, यहाँ पर ये 20 बेस पेयर सीक्वेंस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही इसके 60 बेस पेयर्स पर या 100 बेस पेयर्स पर एक जीसी बॉक्स पाया जाता है। जीसी बॉक्स वही आपका पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस बॉक्स है। उसके साथ 70 और 80 बेस पेयर्स पर CAAT बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये भी ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सीक्वेंस जो है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? 70 से 80 बेस पेयर सीक्वेंस पर। इसके अलावा बहुत सारे GC बॉक्स रीजन पाए जाते हैं, इसीलिए जो यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन का स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये दोनों ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के केस में हमारी प्रमोटर साइट्स होती है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होता है? एक तो उसकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो अपनी प्रोटीन को खुद ही कोड करता है, उसे किसी भी अदर एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ इट्स अ कंट्रोलिंग जीन विच मेक्स ऑन प्रोटीन। ये एक तरीके का कंट्रोलिंग और डायरेक्शन जीन है, डायरेक्टेड जीन है जो कि अपनी खुद की प्रोटीन को खुद ही सिंथेसाइज्ड करता है। रेगुलेटर प्रोटीन इज कंट्रोल्ड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। रेगुलेटर प्रोटीन जो होता है, एक तो ये जो जीन है वो अपनी प्रोटीन को खुद ही कोड कर रहा है और यहाँ जो रेगुलेटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो प्रोकैरियोट्स में चल रही है उसमें 2 तरीके के इफेक्ट दिखाती है। एक तो होता है नेगेटिव इफेक्ट और एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब रेगुलेटर प्रोटीन किसी भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ा देती है तो ऐड होने से बढ़ रही है, बढ़ने के कारण वो जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। इसी के साथ अगर वो रेगुलेटर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कम कर देती है, धीरे कर देती है, धीमा कर देती है या रोक देती है, तो उसे हम नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है? ये अपनी खुद की प्रोटीन को खुद ही कोड कर लेती है, साथ ही यहाँ ये कंट्रोलिंग जीन है। इसके बाद में आता है हमारा कोडिंग सीक्वेंस। व्हाट इज़ कोडिंग सीक्वेंस? इनिशिएशन पॉइंट से टर्मिनेशन पॉइंट पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए का टेम्पलेट है, इस पर क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ये हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है और ये हमारा इनिशिएशन पॉइंट है और ये हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके बीच का जो भी पार्ट है जहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। लास्ट है हमारा टर्मिनेशन जीन। टर्मिनेशन मतलब किसी भी चीज़ को टर्मिनेट करना, बंद कर देना। तो ये भी एक तरीके का कंट्रोलिंग जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल कर देता है। इट्स अ GC रिच रीजन। GC रिच रीजन मैंने आपको बताया कि GC रिच वर्ड आएगा, इट मीन्स वहाँ पर पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। इट्स अ GC रिच रीजन दैट इज कॉल्ड पैलिएंड्रोम सीक्वेंस।
तो हमारी टर्मिनेशन जीन वो जीन है जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देती है डीएनए की टेम्पलेट पर। इसके साथ ही जो हमारे ओपेरॉन मॉडल पर हम बात कर रहे थे, वो ओपेरॉन मॉडल में 2 तरीके के जीन पाए जाते हैं। एक तो होता है कंट्रोलिंग जीन और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। जो कंट्रोलिंग जीन होते हैं वो भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक कंट्रोलिंग जीन जिसे हम कहते हैं रेगुलेटर जीन। दूसरा होता है हमारा प्रमोटर जीन जो कि प्रमोटर साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटर जीन जो कि ऑपरेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। स्ट्रक्चरल जीन अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल 1, 3 तो हम प्रोकैरियोट्स के केस में पढ़ेंगे, ये बहुत सारे होते हैं, S1, S2, S3। तो ये अलग अलग केसेस में हमको अलग अलग तरीके के जीन मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओपेरॉन मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।